हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। यार बहुत दिनों से अपने चैनल का नाम नहीं बताया। सो आप देख रहे हो चिल विद केमिस्ट्री और मैं हूं विपिन वत्स, राइट। सो आज का लेक्चर में मेरा क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। एंड यू नो कि मैं 90% टारगेट कर रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ओके, अब जरा देखो, ये जो फिनॉल होता है, फिनॉल कैसा रिएक्शन शो करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, फिनॉल, ठीक है ना। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, दिस गाय क्या शो करता है, कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक, अब देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है बताओ, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब उसके पास कैसा चार्ज होगा बताओ, उसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब तुम कह सकते हो कि ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इलेक्ट्रॉन होता है बट इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो वैसे स्पीसी को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होता है, यू कैन से। मतलब एक तरीके से समझो, क्या ये स्पीसीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अगर सेंस में देखोगे तो भिखारी होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तभी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है ना। अगर यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती, इलेक्ट्रोफाइल इसके पास नहीं आएगा। अंडरस्टूड है, पहले ये बात समझ लो, है ना। क्योंकि इसके पास भी कमी, इसके पास भी कमी, दो भिखारी में दोस्ती नहीं, दो भिखारी एक दूसरे के घर नहीं आएगा, मिलेगा कुछ नहीं उसको। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो कैसे शो करता है। मैं ये पहले कंफर्म करूं कि ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल क्यों नहीं करता, पहले आप इसको समझ लो, ठीक है। देखो ये OH है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मालूम होना चाहिए कि जो भी ऑक्सीजन फैमिली का जो मेंबर होता है, इवन ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सेलेनियम वगैरह वगैरह, उसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और ये लोन पेयर क्या होता है, इस रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन बोले तो, है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। और जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। यहां तक बात समझ में आ रही ना। तो जब रेजोनेंस करेगा तो ये लोन पेयर देखो यहाँ पे आएगा, दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिखा दूं क्या, लोन पेयर देखो, ये दो दो लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास। तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उठ करके इस कार्बन पे आएगा। तो देखो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड OH, और इस ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज हो गया बताओ, पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन पे क्या आ गया बताओ, नेगेटिव चार्ज, और ये दो बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये उठ करके आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो नेक्स्ट जो अपना RS बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये यहाँ पे अगेन जैसा वैसा ही रहेगा, OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे ये बॉन्ड रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये अपना कैसा बन गया, ये कैसा बन गया, ये बन जाएगा जैसा था वैसे ही बनेगा, वो H पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड हो गया, यहाँ पे बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे आ गया अपना नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। तो ये देखो रेजोनेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि जो OH ग्रुप है वो रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है ना, कि कहता है कि अगर कोई ऐसा स्पीसीज, ऐसा एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर होता है और वो कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है, तो वो रेजोनेंस में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ऐसे ग्रुप को बोला जाता है क्या, वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है ना। बोले तो क्या, +R इफेक्ट, उसी को हम लोग क्या +M इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो OH ग्रुप, जो बेंजीन के ऊपर ये बैठा हुआ है OH, है ना, वो क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। जब यहाँ पे रिंग में देखो इलेक्ट्रॉन आने लग गया, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, चिपकेगा उससे। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए,
यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और रिंग में भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मतलब कह सकते हो कि जो OH ग्रुप है वो रिंग को एक्टिवेट करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, किसके लिए भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे एक क्वेश्चन भी अराइज होता है सबसे पहले कि हाउ डज OH ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस तरीके से OH रिंग को एक्टिवेट करेगा। तो क्या लिखोगे कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, या उसी को लिखो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, या उसी को क्या लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, OH डोनेटेड द electron to the benzene ring and make the ring क्या, electron rich। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेगा, अटैक करेगा कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। क्यों अटैक करेगा यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे क्यों आएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि देखो रिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, देखो 1-2 पोजीशन ऑर्थो होता है, 1-4 पोजीशन को क्या बोलोगे, पैरा। देखो 1-2 ऑर्थो और 1-4 को क्या बोलोगे, पैरा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किस पोजीशन पे आ रहा है, देखो इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है और इस पोजीशन पे आ रहा है, मतलब कह सकते हो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा वही तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आता है यहाँ पे तो किस पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 1-2, या यहाँ पे बोल सकते हो 1-2, ये दोनों पोजीशन सिमिलर है, तो 1-2 पे जा सकता है, नहीं तो 4 पे जा सकता है। तो या तो ऑर्थो पे जाएगा नहीं तो पैरा पे जाएगा। तो यहां तक क्लियर कर लो कि जब भी फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा कहां पे लगा दोगे, ऑर्थो और पैरा पे। रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे उसको आराम से चिपका दोगे। बात समझ में आ रही ना। तो अब ये देखो OH ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और जो प्लस एम इफेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रोफाइल, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा, ठीक है ना, तो ये इनकमिंग ग्रुप हो गया, तो ये OH क्या करेगा, इसको किस पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा कि भाई तुम या तो ऑर्थो पे आ जाओ और नहीं तो पैरा पे आ जाओ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने पे इलेक्ट्रॉन कहां पे, ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। ठीक है, मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसको डायरेक्ट कर रहा है रिंग में कि तुम किस पोजीशन पे आओगे, तो ये किस पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, OP डायरेक्टर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दूं कि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, अगर बोर्ड्स में लिखोगे, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है हाउ डज OH ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो क्या, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, वहां पे लिख सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट of OH group, it donate the electron to the benzene ring, okay, and make the benzene ring को क्या बनाएगा, ये बेंजीन रिंग को क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या ऐसे भी लिख सकते हो, इन दिस वे OH ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आगे लिख सकते हो, इन दिस वे OH ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मैं प्रॉपर कैसे लिखता हूं वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इन दिस वे OH ग्रुप एक्टिवेट द रिंग, कौन सा रिंग, बेंजीन रिंग, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोर्ड एग्जामिनेशन में शॉर्ट नहीं लिखना, नहीं तो मार्क्स में शॉर्टकट में दे देगा वो, है ना। सो इसका ख्याल रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं लिख दूं यहाँ पे कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे ये क्या करेगा, उसको
डायरेक्ट करेगा। मतलब तुम कह सकते हो कि जो OH ग्रुप होता है ना प्लस एम इफेक्ट की वजह से ओपी डायरेक्टर होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होगा। ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे ओपी डायरेक्टर शॉर्ट में समझ जाओगे। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है कौन? OH ग्रुप। कोई पूछता क्यों होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, तो क्यों बोलोगे भाई कि ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है और बेंजीन को ये रिंग रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन कहां पे अपीयर्स होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अपीयर होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे चिपकेगा? जाके ऑर्थो एंड पैरा पे चिपक जाएगा, है ना। मतलब ये कैसा हो गया? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब जो इनकमिंग ग्रुप है उसको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करते हैं आगे। फिर अपन बात करते हैं आगे। यो अब चलो देखो आगे पढ़ते हैं ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है नाइट्रेशन। यस, वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है और यहां से भी क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो केसेस आता है। पहला केस जो नाइट्रेशन करवाओगे किसका? फिनॉल का। किसके साथ? विद डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ करवाओगे? डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, तो देखो डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या प्रोडक्ट बनता है। तो जब फिनॉल का नाइट्रेशन करवाओगे किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर। कितने पे? लो टेम्परेचर पे करवाओगे बच्चे। तो देखो ये हमने लिख लिया, क्या? फिनॉल लिख दिया, ये फिनॉल है। ये हमने क्या लिखा? ये फिनॉल हो गया। और जब इसका नाइट्रेशन करवाओगे किसके साथ में? डाइल्यूट HNO3, है ना, एट लो टेम्परेचर। मान लो लिख देता हूं लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे करवाओगे तो जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो बनता है तुम्हारा क्या? नाइट्रेशन करवाओगे तो कौन सा ग्रुप आता है? बोलो NO2 ग्रुप ही आएगा ना। तो एक बार कहां पे लगा दोगे? क्योंकि OH ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ना। एक बार NO2 कहां पे आएगा? ऑर्थो पे आएगा। और दूसरी कहां पे आएगा? बताओ कहां से आएगा? ये पैरा पे आएगा, पैरा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है ना। अब जरा देखो ये जो दोनों आइसोमर है इसको हम लोग सेपरेट करते हैं कैसे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हो बताओ कि जो दोनों कंपाउंड है बोथ, है ना, आइसोमर कह सकते हो, पोजीशन चेंज हो रहा है तो दोनों आइसोमर क्या हो जाएगा बताओ? सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यू नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। अब जरा देखो बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक कंटेनर है, ठीक है ना, उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है मान लो, ठीक है ना, और यहाँ पे उसको आप हीट करते हो, ठीक है, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो पहले क्या होगा? यहां से बाहर निकल जाएगा। और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगी वो रिमेन्स क्या पे रहेगा? कंटेनर में रह जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो इन दोनों के भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जब इसको हीट करोगे तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो क्या होगा? पहले वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या सेपरेट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बात समझ में आ रही है। तो क्या बात याद हो गई कि फिनॉल को जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो NO2 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लगा दो, दूसरा पैरा पे लगा दो। तो ऑर्थो एंड पैरा का क्या होता है? मिक्सचर बनता है। और दोनों को हम लोग सेपरेट कैसे कर लेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे इसकी जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यहां से बोर्ड एग्जामिनेशन में रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है, पहले इसका तुम क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों मैं बातें लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल, सॉरी इज मोर वोलाटाइल, है ना। अब देखो मोर वोलाटाइल मतलब जो पहले वेपर फॉर्म में आ जाएगा, जो जल्दी से वेपर बना लेगा। और जल्दी से वेपर कौन बनाएगा? जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोर वोलाटाइल, या इसी को यहाँ पे क्या लिख सकते हो? लेस बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब देखो दोनों क्वेश्चन के दोनों के फॉर्म में पूछ सकता है। या तो पूछेगा कि नाइट्रोफिनॉल मोर वोलाटाइल होता है, या पूछेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही ना। दोनों बात तो कोई टेंशन नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। किससे भाई? लेस वोलाटाइल किससे कंपेयर करेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं लेस वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल और लेस बॉइलिंग पॉइंट देन
पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल से क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है ना। तो रीजन क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर यहां से हो जाएगा बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या बनाएगा, बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखो बोर्ड्स में जैसे बच्चे रिप्रेजेंट करोगे ना, बिल्कुल मैं डिट्टो वैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे लिख रहा हूं, और अगर अच्छे से फॉलो करके सेम डिट्टो टेप करके आओगे 100% मार्क्स आएगा, श्योरिटी है, ठीक है ना। बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या बनाएगा, फॉर्म इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग which do not causes association of molecules, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये कैसे बनाता है, जरा देखो यहाँ पे, ये फिनॉल है अपना, ये फिनॉल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होता है बता, N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन NO2 का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या लगता है बच्चे बताओ, यहाँ पे H बॉन्डिंग लगता है, इनका क्या लगता है, यहाँ पे H बॉन्डिंग लगता है, ठीक है। तो ये H बॉन्डिंग कैसा है बताओ, इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है ना। जबकि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, विद इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही लग रहा है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बताओ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्डिंग होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। समझ में आ रही ना, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बॉइल करते हो तो वेपर फॉर्म में आता है ना, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है, ठीक है। बट जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये तो तुमको उस अट्रैक्शन को कम करना है। जबकि यहाँ पे क्या रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं फॉर्म हो रहा है, किसके बीच में लग रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कह सकते हो ये कैसा बताओ, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये बना रहा है। बात समझ में आ रही ना, इसका रीजन हो जाएगा। तो जब इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाएगा तो इसमें मॉलिक्यूल्स पास नहीं आएंगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे हीट करोगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वेपर में आ जाएगा वो। बात समझ में आ रही ना। अब जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरा बताता हूं यहाँ पे, ओके बिटाऊ ना, डन। अब जो देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल, देखो मैं बार बार इसको थोड़ा जोड़ दे रहा हूं, फोकस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या पूछ सकता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल, है ना। और लेस वोलाटाइल का मतलब क्या हो जाएगा, लेस वोलाटाइल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो रीजन क्या हो जाएगा भाई, है ना, बिकॉज इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या बनाएगा ये, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग विच कॉजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, है ना। जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, तभी वो वेपर फेज में आएगा एंड तुम बोलोगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो कैसे होता है जरा देखो, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बना दूं इधर, ये मैंने बना दिया OH, ठीक है, OH बना दिया। और यहाँ पे मैं ले लू क्या, दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पे हो गया OH, और यहाँ पे नाइट्रोजन होता है ना, तो ये तुम्हारा हो गया, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्या यहाँ पे। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या लग गया, H बॉन्डिंग। तो ये देखो किसके बीच में लग रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, और इसको वेपर फॉर्म में लाना है, इसका मतलब क्या, इसके अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, नॉट ए इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और वहां पे क्या हो रहा था, इंट्रा, विदिन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वहां पे मॉलिक्यूल्स पास नहीं आएंगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा।
क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये कैसा फॉर्म कर रहा है बताओ, ये कैसा है यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे दोनों में से कोई भी आता है बच्चे, तो लिख करके बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो जाना, गार्डन गार्डन हो जाओगे। जैसे क्वेश्चन आया हैप्पी हैप्पी गार्डन गार्डन, ठीक है। दो क्वेश्चन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल या लेस बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल, और लेस वोलेटाइल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो दोनों क्वेश्चन आएगा क्या, डैम श्योर कर लोगे ना, ओके डन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट चलते हैं अपना। तो पहला कंडीशन हमने देख लिया डाइल्यूट HNO3 वाले के साथ में। अब देखो कॉन्क HNO3 के साथ है, तो दूसरा जो रिएक्शन इसमें होगा फिनॉल का नाइट्रेशन किसके साथ, विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कुछ नहीं है बेटे, इसको याद रखोगे ये तुम्हारा क्या फिनॉल है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे डालोगे क्या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा OH। एक्टिवेटर होता है जो NO2 ग्रुप है ना, तीनों पोजीशन पे आके चिपक जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करा रहे। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या, HNO3 का अमाउंट ज्यादा होगा उसमें, तीनों पोजीशंस पे आ जाएगा। ये देखो NO2, और इसका नाम क्या हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पिक्रिक एसिड भी इसको कहते हैं। क्या बोलोगे इसको, दिस इज पिक्रिक एसिड, नहीं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये अपना क्या हो गया नाइट्रेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा फिनॉल है, तो दो केसेस बता दिया ना, एक बता दिया यहाँ पे तुम्हारे किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, हमेशा याद इस तरीके से रखोगे। और दूसरा किसके साथ बताया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिक्सचर बनेगा ना, जैसा कि जस्ट बताया OH प्लस OH यहाँ पे, और एक यहाँ पे लग जाएगा NO2, और तो पैरा का मिक्सचर बन गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यस आई थिंक लिखते लिखते तुम लोगों को याद भी हो गया होगा, देखते देखते याद भी हो गया। और ये बहुत ही IMP है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। नेक्स्ट रिएक्शंस इसमें है हेलोजिनेशन, राइट। कौन सा रिएक्शन है यहाँ पे, यस हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में भी देखो बच्चे यहाँ पे दो कंडीशंस होगा यहाँ पे। एक तो फिनॉल का हम लोग हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन करवाते, क्या करवाओगे यहाँ पे, ब्रोमिनेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि OH ग्रुप एक्टिवेटर के जैसा काम करता है। तो एक बार जो इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे ना विद द सॉल्वेंट, लो पोलरिटी सॉल्वेंट, मतलब पोलर होगा बट उतना ज्यादा नहीं, पोलरिटी कम होगी। तो यहाँ पे हम या तो यूज कर लेते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, नहीं तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशंस होता है Br2 और यहाँ पे H2O, ब्रोमीन वाटर के साथ में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपना बनता है ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनेगा। यहाँ पे ये OH हो गया, यहाँ पे लगा दो Br प्लस क्या बनेगा, एक पैरा पे लगा दोगे, ठीक है। कहां पे लगाओगे, पैरा पोजीशन पे लगाओगे। तो इसका नाम आपका होगा क्या, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ये क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, या इसी को बोलोगे 2-ब्रोमोफिनॉल। और ये क्या हो जाएगा अपना पैरा ब्रोमोफिनॉल हो गया। क्लियर है। अब जरा देखो, अगर तुमसे बेंजीन का क्या करते हो, हेलोजिनेशन करते हो, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, लुइस एसिड के प्रेजेंस में। अगर हमने ब्रोमीन लिया होता तो यहाँ पे लुइस एसिड हम लोग क्या यूज करते हैं, FeBr3 पढ़ा होगा, ठीक है ना। और वो लुइस एसिड क्या करता है, इस ब्रोमीन को पोलराइज करता है, मतलब पोलराइज करने का मतलब डाइपोल इंड्यूस करता है, एक पे प्लस और दूसरे के ऊपर माइनस था, ठीक है। बट यहाँ पे जो फिनॉल का जो तुम हेलोजिनेशन करवाओगे, इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, है ना। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी एक्टिवेटिंग पावर है, ड्यू टू हाई एक्टिवेटिंग पावर ऑफ OH ग्रुप, ये ब्रोमीन को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, मतलब एक पे माइनस और दूसरे पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज बन के निकलेगा कैसा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और वो रिंग के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ये कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चे। तो जैसे पानी में डालोगे तो ये जो फिनॉल है वहां पे क्या एसिडिक नेचर का होता है, क्या बोलो, यहाँ पे H+ निकल के आ जाएगा, क्या O- बना देगा, ठीक है। अब ये देखो न्यूट्रल है,
यहाँ पे आयोनाइज नहीं करेगा, बट वाटर में क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, मालूम है ना कि अगर वाटर में एसिड डालोगे तो H प्लस आयन दे देगा, H प्लस आयन देने के बाद O नेगेटिव होगा। अब इसकी एक्टिवेटिंग पावर बढ़ गई क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे लोन पेयर था, न्यूट्रल था, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाले की अगर किसी के माथे पे कर्ज आ गया तो उसकी क्या ग्रेट टेंडेंसी होगी ना उसको उतारने की, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो अब ये क्या करेगा, फटाफट इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। मतलब तुम कह सकते हो कि O माइनस की एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होती है OH से, ठीक है। तो ये क्या करेगा बताओ, जैसे पानी में लेकर के आओगे ब्रोमीन वाटर के साथ, OH पहले चेंज होगा किसमें, O नेगेटिव आयन में। अब इसकी एक्टिवेटिंग पावर बहुत है, मतलब रिंग को क्या करेगा, हाईली एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ ब्रोमीन क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे 246 पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बिकॉज बेंजीन इज हाईली एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे कहां पे आ जाएगा, Br पे भी चिपकेगा, यहाँ पे भी चिपकेगा और यहाँ पे भी चिपकेगा, तो नाम इसका हो जाएगा 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया। क्लियर है, वेरी सिंपल, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हेलोजिनेशन में भी क्या हो गया, दो केसेस हो गए बच्चे, एक याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक याद रखोगे, पूछेगा क्वेश्चन, है ना, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन CH2, तो जैसे आगे CH2 मतलब ऑर्थो पैरा का मिक्सचर, ठीक है, और बोला ब्रोमीन वाटर Br2H2O डाल दिया, मींस 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। क्लियर है, वाह। नेक्स्ट रिएक्शन अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, कोशिश कर रहा हूं वन शॉट में वीडियो खत्म कर दो इसको। तो फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हो, यहाँ पे दिस इज द फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे डालते हो क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2Cr2O7, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दिस इज द एसिडिफाइड Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन वो करके बना देता है क्या, बेंजोक्विनोन बनाता है, ऐसा ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस इज द बेंजोक्विनोन। तो कई बार क्वेश्चन तुम्हारा कन्वर्जन के फॉर्म में भी पूछता है कि फिनॉल से बेंजोक्विनोन बना लो, तो क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा दोगे। नेक्स्ट रिएक्शन है इसका रिएक्शन विद जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करना है इसका। तो जैसे देखो, इसको डिस्टिलेशन भी कहते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल का जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे, हियर जिंक डस्ट, तो यहाँ पे इसका डिस्टिलेशन हो जाता है और ये क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे बन जाता है क्या, ZNO। अब देखो ये रिएक्शंस बहुत बार अगर देखोगे तो कन्वर्जन में पूछता है, क्या कन्वर्जन होता है तुम्हारा, कन्वर्जन में पूछेगा क्या, फिनॉल इंटू जिंक, सॉरी बेंजीन, फिनॉल को किसमें कन्वर्ट करना है, बेंजीन में। तो इस रिएक्शंस को याद रखोगे कि जैसे अगर फिनॉल से बेंजीन पूछा है ना, सो रिमेंबर फिनॉल में क्या करोगे, जिंक डस्ट डाल दोगे और ये क्या बन जाएगा, अपना बेंजीन बन जाएगा। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट लो। ओके गाइस, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है और उसका नाम होता है राइमर टाइमन रिएक्शन, है ना। रिमर टाइमन भी पढ़ सकते हो, राइमर टाइमन पढ़ सकते हो, मर्जी तुम्हारी, अंग्रेजन है ये सारी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, रिमर टाइमन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। या तो इसको एक्सप्लेन करने आ सकता है, नहीं तो क्या, है ना, फिनॉल के साथ दे करके एरो के ऊपर रिएजेंट लिख देगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जरा देखो ये रिएक्शंस होता क्या है, इसमें क्या लिखोगे, है ना। अगर एक्सप्लेन करने आता है तो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ओके। तो यहां पे क्या हो जाता है, द CHO ग्रुप, है ना, CHO ग्रुप अटैच्ड या इंट्रोड्यूस कह सकते हो, इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो अगर यहाँ पे इवन कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, अगर राइमर टाइमर रिएक्शंस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, उसका स्टेटमेंट डाल दो प्यारा सा, है ना। उसके बाद उसका क्या करो, रिएक्शंस लिख करके दिखा दोगे,
तो हैप्पी हो जाएगा वो, ठीक है, मार्क्स कटने की चांसेस नहीं होता। तो देखो ये रिएक्शंस कैसे आप करवाओगे, ये अपना देखो फिनॉल है, ये फिनॉल हो गया, दिस इज फिनॉल। अब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे अपन लेते हैं क्या, एक्वस NaOH, ठीक है, तो NaOH ले लिया, समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे ONA, और यहाँ पे बनाओगे क्या, CHCl2, ठीक है। अब अगेन देखो यहाँ पे 2 NaOH लेते हैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट क्या हो रहा है बताओ, दिस इज द बेंजल क्लोराइड, एक ही कार्बन के ऊपर 2 Cl होता है, दिस इज द बेंजल क्लोराइड। तो जब यहाँ पे हमने 2 NaOH लिया, तो यहाँ से 2 OH ग्रुप निकलेगा, और 2 OH क्या करेगा, इस 2 Cl को हटा देगा, तो कैसा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ONA है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, CH, ये हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा OH, 2 Cl रिप्लेस हो गया, कौन रिप्लेस करा, NaOH से 2 OH माइनस आयन आएगा। अब जरा देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, जेमिनल डायोल, ठीक है, और जेमिनल डायोल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मींस अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो अनस्टेबल होता है, और ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लूज करेगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देखो OH और ये H बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब -H2O कर दोगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONA, और यहाँ पे क्या हो गया, CHO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वाटर निकला ना, वही वाटर से अब ये क्या करेगा बताइए, माइनस होता है ना, बोलो हाँ या ना, ये प्लस हो जाएगा, तो ये O- इस वाटर से क्या करेगा, H+ आयन को खींच लेगा, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या लग गया, CHO, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसका नाम क्या होगा, ये स्टीरियर ग्रुप होगा, तो बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड। इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा क्या, 2 हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, और इसी का नाम होता है क्या, सैलिसाइलल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, सैलिसाइलल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे कि रिमर-टाइमर रिएक्शन जब फिनॉल का करोगे, जो प्रोडक्ट अपना बनेगा वो क्या हो जाएगा, सैलिसाइलल्डिहाइड। किस पोजीशन पे लग रहा है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो पैरा पे भी लगा सकते हो, तो ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनेगा, मैंने एक प्रोडक्ट बना करके दिखाया, तो ये क्या हो गया बताओ, दिस इज द ऑर्थो सैलिसाइलल्डिहाइड। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, O लगा देता हूं, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो सैलिसाइलल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, नहीं तो फिर क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी, 1,4 पोजीशन पे आएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो रामा-टाइमर रिएक्शंस में तो अगर एक्सप्लेन करने आता है, इवन मैं CBSE की बात कर रहा हूं, ठीक है, टॉपर्स देखोगे, टॉपर्स का अगर तुम नोट्स देखोगे जाकर के, जो उसका आंसर शीट होता है, तो देखोगे कि अगर रामा-टाइमर पूछा है तो पहले वो प्यार से स्टेटमेंट लिखा होता है, और फिर ये इक्वेशंस लिख करके दिखाता है। इवन अगर 1 मार्क्स में आए फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पे 1% भी मार्क्स कटने की चांसेस नहीं होती। इवन तुम इक्वेशंस भी सिर्फ दिखा सकते हो, बट अगर स्टेटमेंट साथ में डाल दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, अब जब देखो बच्चे यहाँ पे मैंने बोला ना ऑर्थो एंड पैरा का भी तुम लोग दिखा सकते हो, तो डायरेक्ट देखो मैं एक स्टेप में अगर रिएक्शंस लिखूं, यहाँ पे अगर डाला हुआ है क्या, CHCl3 प्लस NaOH डाला हुआ है, तो तुमको समझना पड़ेगा कि फिनॉल जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ आया और NaOH है, ये कौन सा रिएक्शंस है, यस राइमर-टाइमर रिएक्शंस है। और जैसे राइमर-टाइमर रिएक्शंस है तो तुमको क्या पता होना चाहिए कि CHO ग्रुप अटैच हो जाता है कहां पे, ऑर्थो पे, ठीक है, और कहां पे आ जाएगा बताओ, कहां पे आएगा, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, CHO, और ये हो गया, दिस इज द ऑर्थो सैलिसाइलल्डिहाइड एंड दिस इज द पैरा सैलिसाइलल्डिहाइड, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या लगता है, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा H बॉन्डिंग, जरा देखो यहाँ पे, ये OH है, और यहाँ पे क्या होता है C+OH, ठीक है, इनके बीच में क्या लगता है, H बॉन्डिंग लगता है, जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई ऑर्थो वाला जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे दिखाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन में ऑलरेडी कोई ग्रुप है, मैंने ऐसा लिखा OH, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे डाला हुआ है CHCl3 प्लस NaOH डाला हुआ है, क्या समझोगे, ये रिमर-टाइमर रिएक्शंस है,
अब यहाँ पे पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है तो CHO कहां से आएगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है ना पैरा पोजीशन पे, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे पहले से जो ग्रुप है रहने दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ अपना, ये CHO आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये था अपना क्या, रायमंड-डायमंड रिएक्शन था। बात समझ में आ रही है? अगर इसका मैं मैकेनिज्म दिखाऊं कि कैसे ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है, अगर देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे CBSE बोर्ड में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बट फिर भी होता कैसे मैं दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने ये रिएक्शंस लिखा, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होता नहीं, ये क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होता है, देखो OH, और यहाँ पे क्या लिखते हो CHCl3 प्लस NaOH, यही होता ना। अब जरा देखो NaOH से क्या आता है, अब जरा देखो यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म है, 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे OH NaOH से क्या आएगा, OH माइनस आयन आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये OH माइनस क्या करेगा बताओ, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा, क्यों, क्योंकि अब 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना। क्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और मालूम है कि जो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से खींच रहा है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन तो कमजोर है ना, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये बचेगा क्या, H प्लस आयन, तो यहाँ से H प्लस आयन के फॉर्म में क्या होगा, निकलेगा, और कौन निकालेगा, OH माइनस आयन जो बेस के जैसा काम कर रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकल गया, बेस निकल गया, ये एसिड एसिडिक हाइड्रोजन और ये बेस, ठीक है ना। तो जैसे बेस है H प्लस आयन कौन, बेबी होता है ना, तो ये बेस है, तो बेस को क्या पसंद होता है, बेबी, वो H प्लस आयन को निकाल कर ले गया, तब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, मालूम है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस को भी क्या पसंद होगा बताओ, बेबी, बेबी कौन, H प्लस आयन, क्योंकि छोटा साइज होता है, तो यहां से जैसे वो H माइनस आया, किसको निकाल के ले गया, H प्लस आयन को, ठीक है। तो ये H प्लस के फॉर्म में गया ना, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करा उसने, छोड़ कर गया, वो बात समझ में आ रही है, छोड़ कर गया ना, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे Na प्लस भी तो होता है, जब ये OH माइनस आयन आया यहाँ पे Na प्लस है ना, अब Na प्लस क्या करेगा, किसी ना किसी को तो बुलाएगा ना, यहाँ पे बोलो क्लोरीन को बुलाएगा, क्लियर है ना, अभी बुलाएगा ना Na प्लस बुलाएगा ना, बोलो किसको बुलाएगा, बोलो Cl प्लस को बुलाएगा या Cl माइनस को, क्योंकि ये खुद प्लस है, तो प्लस वाले को तो बुलाएगा, किसको बुलाएगा, माइनस वाले को। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इन तीनों में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा, किस फॉर्म में बताओ, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, ये Cl माइनस और यहाँ पे माइनस कर दिया, मतलब ये यहाँ से माइनस हो, मतलब निकल गया, ठीक है। और वो क्या करेगा, Na प्लस के साथ जाके अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा बच्चा देखो क्या बच गया, Cl और ये क्या हो गया Cl, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो H प्लस आयन का था, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन, इसको क्या बोलोगे, डाइक्लोरोकार्बिन। और डाइक्लोरोकार्बिन देखो एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, देख लो जरा सारे, कई सारे बच्चे इसको कहते हैं सर ये न्यूक्लियोफाइल है, क्यों भाई, तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या दिख रहा है तुम लोगों को, इस कार्बन के पास देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है ना। तो कोई बच्चा बोलता है यहाँ पे कि सर ये लोन पेयर है इसके पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, अरे मेरे भाई वो दिखाने, हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं ना अलग, और खाने वाले दांत अलग होते हैं, ये दिखाने वाला है, ये दिखा रहा है कि मेरे पास लोन पेयर है, एग्जैक्ट में देखो तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 इलेक्ट्रॉन 6, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दिखाने से क्या हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कोई सूट वूट पहन लिया तो बहुत मिलीनियर हो गया, रिच हो गया, ऐसा नहीं है, शो ऑफ, तो ये क्या कर रहा है बताओ, शो ऑफ कर रहा है, तुम लोग भी करते हो ना, कई सारे लोग शो ऑफ, दिखावा, मैं भी शो ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है बताओ, शो ऑफ कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट एक्चुअल में क्या है, जब अंदर जाकर के देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हर कार से उतरने वाला इंसान वो रिच ही होता है, बात समझ में आ रही है ना, कार से उतरा सोचो गाड़ी यार बड़ा रिच है, हो सकता है वो गाड़ी कर्जे में है, बैंक के लोन EMI पे चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे EMI कैसे जाएगी, बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसा नहीं है, जस्ट लाइक डाइक्लोरोकार्बिन दिखता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, बट एक्चुअल में वो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बच गए बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वही तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको क्या जरूरत है, सर इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है ना, ये किसके पास आएगा बताओ, इस फिनॉल के पास आएगा, मालूम है ना, इस फिनॉल के पास आएगा, जरा देखो तो यहाँ पे देखो OH है, अगेन यहाँ पे NaOH से क्या आएगा, OH माइनस आयन,
देखो ये हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, मालूम है ना सबको कि फिनॉल एसिडिक एसिड पढ़े हो ना, तो फिनॉल भी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो OH माइनस आयन क्या करेगा बच्चे, इस H प्लस को निकालेगा, निकालेगा नहीं निकालेगा, तो H प्लस को निकालेगा तो ये क्या बचेगा बताओ, ये क्या बच जाएगा, ये बचेगा अपना O माइनस। क्लियर है, क्या बच गया, O माइनस हो गया। अब जरा देखो ये, अब O माइनस की एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करेगा। क्लियर है, ऐसे दिखा देता है, इधर इधर इधर, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे शिफ्ट किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां होगा, उठ करके यहां पे आएगा, तो कैसा बन जाएगा जरा देखो, ये बनेगा, ये है ऐसा ऐसा O माइनस, सॉरी अब माइनस नहीं रहा क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे उठ के आया तो यहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा भाई, यहां पे हो जाएगा ये नेगेटिव। क्लियर है, बोलो अब यहां पे एंट्री कौन मारेगा, बोलो CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर है ना, अब देखो यहां पे जैसे नेगेटिव आया, इसके मुंह में क्या पानी, एल्पन लेवे जी लल जाए रहा ना जाए, जैसे देखा इलेक्ट्रॉन ये उछल के आ गया यहाँ पे CCl2। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मांगता ना, क्योंकि ये क्या भिखारी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या इनके इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बोलो ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा, डबल O O O, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, CCl2, और यहाँ पे क्या हो गया बोलो, अरे क्या हो गया यहाँ पे H हो गया। बात समझ में आ रही है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके ऊपर कैसा चार्जेस आ जाएगा, अरे कैसा चार्ज आएगा बोलो, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि इसने इससे कर्ज ले लिया ना, पहले न्यूट्रल था, कमी थी, अब इलेक्ट्रॉन लिया तो कैसा चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर कार्बन के माथे पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा ना। अब जरा देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो रिंग है कार्बन बेंजीन, ये अपने बच्चे एरोमेटिसिटी लूज कर दिया, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मालूम होगा एरोमेटिसिटी कंडीशन। तो अब यहाँ पे रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया, और कोई भी कंपाउंड बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को लूज किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशंस में वो लूज नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये एरोमेटिसिटी पाने के लिए साला कुछ भी करेगा, ये लव के लिए साला कुछ भी करेगा, तो ये एरोमेटिसिटी को पाने के लिए कुछ भी करेगा ये। ठीक है, तो अपनी एरोमेटिसिटी क्या करेगा, वापस लेगा, तो यहाँ पे कुर्बानी कौन देगा, बोलो हाइड्रोजन सैक्रिफाइस कर देगा क्या, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा यहाँ पे ऐसे, और ये फिर चला जाएगा क्या पे यहाँ पे, और यहाँ से जो H प्लस आयन निकलेगा वो इसके साथ चिपक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जरा देखो, ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बन गया बॉन्ड रिगेन हो गया, बेंजीन की एरोमेटिसिटी आ गई, ये हो गया O माइनस, और ये बन गया तुम्हारा क्या CHCl2। क्लियर है ना, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 NaOH डालते हैं। अब पहले वाला स्टोरी पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ऐसे लगा देते O माइनस, यहाँ पे क्या हो गया CHOH, 2 मोल्स आ गए ना। अब यहाँ पे अनस्टेबल होता है, ये क्या करेगा बताओ, वाटर लूज कर देगा, -H2O कर देगा ये, और ये क्या चेंज हो गया किसमें, O माइनस, और ये बन गया CHO, और फर्दर यहाँ पे क्या H2O डालोगे, H प्लस आयन डालोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, और ये अपना बन गया क्या CHO, और इसी का नाम है सैलिसाइलडिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, सैलिसाइलडिहाइड नाम हो गया। ठीक है, फटाफट जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खींचो खींचो जल्दी से, खींचो खींचो खींचो, खींच लिया, खींच लिया ना, ओके बताओ। तो ये अपना मैकेनिज्म था क्या, राइमर टाइमन रिएक्शन। अब इसमें कभी कभी इंटरमीडिएट पूछ देता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, तो क्या याद रखोगे, डाइक्लोरोकार्बन। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ दिया क्या कि इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल्स इन अ राइमर टाइमन रिएक्शन, तो क्या बोलोगे, डाइक्लोरोकार्बन CCl2 इसका बनता है। क्लियर है, नेक्स्ट रिएक्शन जो अपना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कॉल्वेज रिएक्शन। क्या है बच्चे, कॉल्वेज रिएक्शन। यस, ये भी देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये अपना क्या है, दिस इज द फिनॉल, फिनॉल है, इसका क्या करोगे, सबसे पहले NaOH के साथ ट्रीट करवाओगे, तो देखो NaOH से क्या आएगा, OH माइनस आयन आएगा। अब ये फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तो ये क्या करेगा, अरे क्या करेगा, H प्लस आयन को खींच लेगा ना, तो बचेगा क्या O माइनस, और सोडियम के साथ यहाँ पे क्या सॉल्ट बना लेगा ऐसे, ये माइनस में होता है ये प्लस में होता है, ये बात समझ में आई। OH माइनस आयन पहले H प्लस को निकालेगा, तो क्या बच गया O माइनस, और यहाँ से जब OH माइनस आयन निकला था तो Na प्लस बचेगा ना, तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होता है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड नाम होता है। अब इतने क्या करेगा,
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे और यहाँ पे डाल दोगे क्या, दूसरे में वाटर डाल दोगे, नहीं तो H+ आयन डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? या तो वाटर डाल दो नहीं तो H+ आयन डालोगे। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड, COOH। क्या हो गया ये? दिस इज ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। और इसी को क्या बोल सकते हो? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? क्या बन गया ये? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो दिमाग बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे कि कॉल्वेज रिएक्शन में अपना सैलिसाइलिक एसिड बनता है और रेमर-टेमर रिएक्शन में सैलिसाइलल्डिहाइड बनता है। याद रखोगे ये रिएक्शंस। तो अगर यहाँ पे क्या आता है, रिएक्शंस, कॉल्वेज रिएक्शंस आता है, आप लिख करके दिखा दोगे ना, स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिख लेना, फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड व्हिच इज फर्दर ट्रीटेड विद CO2 एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव द ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। क्या लिख दो अपनी भाषा में? लिख देता हूं भाई, क्या जा रहा है यहाँ पे, क्या लिखूं यहाँ पे, व्हेन फिनॉल इज treated with NaOH sodium hydroxide to form sodium phenoxide, sod phenoxide, okay, which is further treated with क्या बना दोगे ये, further treated with CO2। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा and followed by hydrolysis तो क्या बनेगा? टू फॉर्म सैलिसाइलिक एसिड। क्या बना देगा बच्चे? सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो क्या करोगे, प्यार से स्टेटमेंट चिपकाना एंड प्यार से इक्वेशन देना, 100% प्यार से मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर सिर्फ इक्वेशंस में लिख देते हो ना, कभी कभी स्टेटमेंट भी डाल दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टॉपर्स का नोट्स देखो वो कैसे लिखता है, तो विद एक्सप्लेनेशन, विद स्टेटमेंट एंड देन इक्वेशंस। समझ में आ रही ना? फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटाऊं? लो खींचो ना, जल्दी से खींचो, मिटाऊं। अब जरा देखो, अगर इसका मैकेनिज्म देखते हो, ठीक है, अगर मैकेनिज्म देखते हो, रिएक्शन समझ में आ गया ना? रिएक्शन समझ में आ गया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, अब जरा देखो अगेन, अगर इसका मैकेनिज्म देखते हो तो OH NaOH है ना, वहां पे देखो OH माइनस आयन है, क्या करेगा? इस H को निकाल देगा। किसको निकालेगा? इस H को निकाल देगा। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे अपना ऐसे बन गया ना, O माइनस हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे Na+ भी डाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। O माइनस है तो OH माइनस आए तो क्या हुआ? Na+ भी है ना, इधर सॉल्ट बना लेगा। दिखाओ या नहीं दिखाओ तुम्हारी मर्जी, बट अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे देखो कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल्स आता है। तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, बोलो हाँ या ना? करेगा ना? और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स आता है वो कौन है भाई? CO2 है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टूट के आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा बोलो? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे गया, इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उठ करके कहाँ पे चला जाएगा? इस कार्बन के ऊपर जाएगा। तो ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा अपना, क्या हो गया? डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया? दिस। ये बन गया ऐसे, और यहाँ पे देखो एक H है, और ये क्या हो जाएगा बताओ? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? O माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? फिर से देखो, रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म, तो यहां से ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, ये टूट के यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? रिंग की एरोमेटिसिटी क्या होगी? मेंटेन हो गई, बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ये अपना क्या हो गया? O माइनस। और अब देखो ये जो H+ आयन निकला, H+ आयन जो निकला वो किधर चला जाएगा बोलो? H+ इसी के साथ चला जाएगा ना। यहाँ पे कह सकते हो ये क्या बन गया बताओ? OH, और यहाँ पे ये क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ पे क्या H2O डाला था ना, ये H+ आयन, एक ही बात है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा OH एंड C डबल OH। दिस इज योर सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या बन जाएगा बच्चे? सैलिसाइलिक एसिड। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है किसकी? कॉल्वेज रिएक्शंस का। जल्दी से आप क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये अपना क्या हो गया बताओ? फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है ना? अब देखो कुछ एक तो अल्कोहल्स है जैसे मिथेनॉल एंड क्या इथेनॉल, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ दे दूं तो मिथेनॉल देखो क्या होता है? मिथेनॉल क्या हो गया? ये CH3OH,
इसको ये बोलते हैं ना, ठीक है। इसको वुड स्प्लिट भी बोला जाता है, क्या बोलोगे, वुड स्प्लिट, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे बनता है बताओ, फॉर्म्ड बाय, पहले के जमाने में बनता था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी का डिस्टिलेशन, लकड़ी का जो वुड होता है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता था, ठीक है ना। तो वहां से ये बनता था क्या, मिथेनॉल। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो आज के जमाने में इस टाइम पे जो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है बाय कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कराओगे, कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन बोले तो क्या, रिडक्शन, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ZnOCr2O3 यूज एज अ कैटलिस्ट और एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझोगे कि ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर और क्या यहाँ पे डालोगे, हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर अप्लाइड होता है यहाँ पे, तो ये जो बनता है अपना क्या, CH3OH होता है, ठीक है। अब जरा देखो मिथेनॉल क्या होता है भाई, कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी मैं प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो ये कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा नेचर का होता है, पॉइजनस होता है। क्या होता है ये, पॉइजनस होता है। इवन स्मॉल, थोड़ा सा भी इसको पी लिया है ना, तो थोड़ा सा भी ज्यादा ले लिया ना, तो इवन कॉजेज डेथ। बात समझ में आ रही ना। इसको यूज कहाँ पे करोगे, यूजेस इसके पूछती है, तो एस क्या कुछ नहीं आता ना बच्चे, तो लिख देना कहाँ पे, सॉल्वेंट में यूज करते हैं, है ना। कहाँ पे यूज एज सॉल्वेंट, इन पेंट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, पेंट करने की इंडस्ट्री में इसका यूज आता है। और ऑर्गेनिक में एक फंडा है, अगर कुछ ना है ना तो बस लिख दो कि यूज एज इन सॉल्वेंट, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे फटाफट। तो ये अपना क्या था, दिस इज मिथेनॉल। उसके बाद जो बच रहा है इसमें छोटा सा इथेनॉल, मैं वो भी लिख देता हूं। इथेनॉल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल बनता कैसे, तो सबको मालूम है इथेनॉल कैसे बनता है, कैसे बनता है इथेनॉल, सबको मालूम है ना। दिस इज C2H5OH, और इसी को लोग गाना गाते ना, देसी चढ़ा के आया पौवा चढ़ा के आया, सब यही तो है, देसी पौवा सब यही तो है। अरे मजाक करो, समझ में आ रहा है, सब कुछ यही है, देसी पौवा सब यही है, राइट। तो इथेनॉल कैसे बनाता है, ठीक है। तो एक्चुअली सबको मालूम है केन शुगर से बनता है, ग्रेप से बनता है, जो वाइन होता है किससे बनता है, राइस से बनता है, समझ में आ रही ना। तो उन सबका क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। जो कहते हैं दारू पीना गलत, ग्रेप से बनता है, मालूम, मजाक कर रहे हैं, ठीक, जस्ट जोकिंग मैन, जोकिंग जोकिंग जोकिंग, ठीक है। इथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं, तो कैसे बनता है ये जरा देखो। इस शुगर केन का C12H22O11, ठीक, इसका क्या करवाते हैं हम लोग, एक एंजाइम होता है, इनवर्टेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, जो इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये होता है तुम्हारा क्या, दिस इज ग्लूकोज, एंड ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज फ्रुक्टोज। इसका ये क्या हो गया, फ्रुक्टोज, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। अब इसका क्या करवाओगे, फर्मेंटेशन करवाओगे। एक एंजाइम होता है जाइमेज, वो क्या करता है, इसका फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, C2H5OH प्लस CO2। यहाँ पे अपना क्या बन गया, देसी बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब जैसे इवन मान लो कि जो गन्ने का जूस होता है, ठीक है, उसको अगर तुम 2-3 दिन तक धूप में छोड़ दो, ठीक है, तो उसमें होता है ग्लूकोज ही होता है, शुगर होता है, उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा, और इवन उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम गन्ने के जूस को धूप में 1-2 दिन छोड़ दो, उसके बाद पियो, तो तेरे को मस्त तो टल्ली हो जाएगा, मस्त चढ़ेगी। बात समझ में आ रही है, बट ऐसा करना नहीं, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन से बनता है वो, किसका, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करोगे तो वहां से बनेगा। बच्चे देखो बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है क्या, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी को बताने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, ठीक है ना। सो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ये सबको सारे लोग नहीं बताएंगे, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉमर्शियल अल्कोहल होता है, कॉमर्शियल अल्कोहल मेड अनफिट, बिल्कुल याद कर लेना इसको, मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, बाय मिक्सिंग इन इट
मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4 मान लो, कॉपर सल्फेट एंड pyridine, है ना, pyridine। pyridine क्या होता है, इसका बहुत ही क्या होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, फाउल स्मेलिंग, काफी गंदा स्मेल होता है इसका, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल अल्कोहल होता है उसको ड्रिंकिंग के पर्पज से अनफिट किया जाता है। क्या क्या मिला देते हैं उसमें, कॉपर सल्फेट एंड pyridine। ओके, सो बच्चे मेरे आज का लेक्चर में अल्कोहल की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना आएगा वो ईथर पे, और आई थिंक, है ना, मैक्सिमम 2 लेक्चर में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं भी करोगे तो चलेगा, शेयर कर सकते हो तो कर देना, नहीं भी करोगे तो चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, चिल मारो।